नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज तारीख है 27 जनवरी 2017 और पहली खबर है कि AWBI यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया सेक्रेटरी सीक्स टू विड्रॉ प्ली, यानी कि AWBI के सचिव ने जो याचिका दायर की थी जल्लीकट्टू के खिलाफ उसे वापस लेने की बात कही है। तो हुआ क्या था दोस्तों, इसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड के कुछ लोगों ने ही एक याचिका दायर कर दी थी, लेकिन जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सेक्रेटरी हैं तो उन्होंने कहा है कि दरअसल पे वो याचिका बोर्ड के सभी लोगों की सहमति से दायर नहीं की गई थी, इसलिए उसको अमान्य करार दिया जाता है और उस याचिका को जल्दी से जल्दी वापस ले लिया जाए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आपने देखा कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मुझे नज़र आता है कि बोर्ड भी बहुत ज़्यादा दबाव में आ चुका है और उनको पता चल चुका है कि जिस तरीके से अब सभी लोग इस मामले से पीछे हट रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां जो पहले इस बैन को सपोर्ट करती थी वो भी पीछे हट गई हैं और सुप्रीम कोर्ट भी थोड़े से दबाव में आ गया है। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड नहीं चाहता है कि वो किसी भी प्रकार का इस प्रकार कार्य करे कि जिससे कि लोग उसे ये कहें कि वो संस्कृति पर हमला कर रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेटा पे पहले ही तमिलनाडु में आंदोलन शुरू हो चुका था और ये यहाँ तक कि पेटा को बैन तक करने की मांग उठने लगी थी। और ये कह रहे थे लोग कि पेटा तमिलनाडु की संस्कृति की इज्जत नहीं करता है और वो सारे लोग जो कि जल्लीकट्टू के खिलाफ़ हैं तो वो तमिलनाडु की संस्कृति के खिलाफ़ हैं, इसलिए तमिलनाडु में उनको किसी भी तरीके से रहने नहीं दिया जाएगा। इस वजह से तमिलनाडु के चेन्नई में जो पेटा वाले थे वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे कहीं उन पे हमला ना हो, हालांकि उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी। अगली खबर दोस्तों ये है कि डेस्क क्लियर्ड फॉर पोस्टिंग ऑफ कर्नाटका लोकायुक्त, यानी कर्नाटक में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए रास्ता साफ हो गया है। तो दोस्तों आपको ये जानना है कि लोकायुक्त होता कौन है, ये किस अधिनियम के तहत बनाया गया था इस पद को और इस पे नियुक्ति कौन करता है और जो नियुक्त होता है उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं। तो लोकायुक्त के बारे में आपको ये सब जानना चाहिए, लोकपाल के संबंध में आपको जानना चाहिए। कारण ये है दोस्तों कि पिछले साल ग्राम न्यायालय के संबंध में पूछ लिया था प्रीलिम्स में, तो ऐसे छोटे छोटे कई बार अधिनियम होते हैं जिनके बारे में आप ध्यान नहीं देते और उन अधिनियमों के संबंध में पूछ लिया जाता है। अगली खबर दोस्तों ये है कि चिल्ड्रन विथ HIV ट्रीटेड बैडली इन स्कूल क्लेम्स प्ली, यानी कि एक याचिका कोर्ट में दायर की गई है जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि जिन बच्चों को HIV है उनके साथ स्कूल में दुर्व्यवहार किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊं कि HIV क्या होता है। HIV दरअसल पे दोस्तों एक वायरस होता है, एक विषाणु होता है, उसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसका सीधा सा मतलब होता है ह्यूमन मतलब मानव, इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब कि प्रतिरोधक तंत्र को कमज़ोर, प्रतिरक्षक तंत्र को कमज़ोर कर देने वाला वायरस। तो ये एक ऐसा वायरस होता है कि जो व्यक्ति के प्रतिरक्षी तंत्र को ख़राब कर देता है, कमज़ोर कर देता है। और जब व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी कभी ठीक नहीं होती। जैसे कि अगर आदमी को खांसी की बीमारी हो गई तो अगर उसको एड्स हो गया है यानी HIV है और HIV आगे चल के एड्स बन गया है तो उस व्यक्ति की खांसी कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है जो मनुष्य को ठीक करता है वो उसको ठीक कर ही नहीं पाएगा। तो जब वो ठीक ही नहीं कर पाएगा तो वो आदमी खांसते खांसते मर जाएगा। किसी को मलेरिया हो गया तो मलेरिया से मर जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि जिसको एड्स होता है तो वो कभी भी एड्स से सीधे नहीं मरता, वो उन बीमारियों से मर जाता है जो कि एड्स के बाद होती हैं लेकिन वो ठीक नहीं होती। तो उसको जो भी बीमारी होगी, पेचिश पड़ेगी तो फिर ठीक नहीं होगी, वो पेचिश से ही मर जाएगा। तो जो भी बीमारी होगी वो ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उस प्रतिरक्षी तंत्र को, उस इम्यून सिस्टम को ही ख़त्म कर देता है एड्स, जो कि इंसान को किसी भी रोग से बचाता है। HIV और एड्स के संबंध में क्या संबंध है? तो HIV और एड्स के बारे में लोगों को लगता है कि दोनों एक ही हैं। देखिए ऐसा है कि HIV एक वायरस है, तो जब HIV शरीर के अंदर जाता है तो आप HIV पॉजिटिव तो हो जाएंगे लेकिन तुरंत आपको एड्स नहीं होगा। HIV शरीर के भीतर लंबे वक्त तक निष्क्रिय पड़ा रहता है, इनएक्टिव पड़ा रहता है, यानी कि जब तक HIV भीतर सक्रिय ना हो जाए, एक्टिव ना हो जाए, तब तक एड्स नहीं होता। तो किसी व्यक्ति के शरीर में अगर वायरस पहुंच गया है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर वो एक्टिव नहीं होता है तब तक उसको एड्स नहीं होगा, लेकिन जिस दिन वो एक्टिव हो जाएगा तो उस दिन उसको एड्स हो जाएगा। तो यही फ़र्क होता है HIV और एड्स में, यानी कि HIV सिर्फ एक वायरस है जो मनुष्य के शरीर के अंदर पहुंच जाता है जब, तब तक वो HIV पॉजिटिव बना रहता है मनुष्य, और जैसे ही वो वायरस सक्रिय हो जाता है तो वहाँ से HIV पॉजिटिव से वो मनुष्य एड्स का शिकार हो जाता है।
तो यहाँ पर ये कहा गया था कि जिनको एड्स हो जाता है बच्चों को, तो उनसे स्कूल में टॉयलेट साफ़ कराया जाता है, बाकी बच्चों से दूर रखा जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, बाकी लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं और इत्यादि तरीके से उनको परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से उन बच्चों के साथ ये जो कुछ किया जाता है, ये उनके संविधान द्वारा प्रदान किए गए अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के तहत प्रदान किए गए अधिकारों के प्रतिकूल हैं। तो 21 क्या है दोस्तों, वो है गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। 21 है जो बाद में जोड़ा गया है, तो दरअसल पे ये शिक्षा का अधिकार है। और 14 क्या है, 14 समानता का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार उनके छीन लिए जाते हैं। अगली खबर ये है कि यूक्रेन लॉर्ड्स इंडिया फॉर सपोर्ट ओवर क्रीमिया, यानी कि यूक्रेन ने भारत की प्रशंसा की है क्योंकि भारत ने क्रीमिया पर उसका समर्थन किया है। तो पहले बताएं दोस्तों मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि आपको बता दूं कि लंबे वक्त से एक क्रीमिया नाम का प्रायद्वीप जिस पर यूक्रेन का कब्जा हुआ करता था, तो सन 2014 में रूस ने हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ पर एक जनमत संग्रह, एक रेफरेंडम कराया। और उसके बाद रूस ने घोषणा की कि रेफरेंडम का जो रिज़ल्ट आया है, परिणाम आया है, वो रूस के पक्ष में आया है और क्रीमिया के लोग रूस का ही हिस्सा बन करके रहना चाहते हैं। हालांकि ना सिर्फ यूक्रेन द्वारा बल्कि सारे यूरोप और अमेरिका द्वारा और दुनिया भर के कई सारे देशों द्वारा इस बात का विरोध किया गया कि रूस द्वारा क्रीमिया का कब्जा पूर्ण रूप से अवैध है, इसलिए उसे छोड़ा जाए। अमेरिका और यूरोप के देशों ने इसी वजह से रूस पे बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसकी वजह से रूस की अर्थव्यवस्था की हालत इस समय काफ़ी नाजुक चल रही है। लेकिन रूस फिर भी उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि रूस का कहना है कि क्रीमिया हमारा हिस्सा है। दरअसल पे क्रीमिया एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये 3 तरफ से काला सागर यानी ब्लैक सी से घिरा हुआ है। और आप देखेंगे कि जो एक डॉन वोल्गा, जो एक रिवर लिंक है, एक नदी जोड़ने का एक कार्य है, तो वो किस प्रकार से कार्य करता है कि कैस्पियन सागर से किसी भी जहाज़ को वो काले सागर तक पहुंचा देता है। और चूंकि वो जहां से निकलता है, तो अगर आपका क्रीमिया पे कब्जा नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें यूक्रेन आपके लिए खड़ा कर सकता है उन जहाज़ों के लिए। तो वही एक समस्या थी रूस के लिए, एक राजनीतिक समस्या थी कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए। तो उन्होंने क्रीमिया को ही अपने कब्जे में ले लिया था। अब हुआ ये था कि भारत अभी तक रूस से अपने संबंधों के चलते क्रीमिया के संबंध में कुछ नहीं बोलता था। लेकिन अभी आपको पता होगा कि जब उड़ी पे हमला हुआ था, उसके कुछ दिन बाद ही रूस पाकिस्तान की सेना के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन, मतलब एक संयुक्त सैन्याभ्यास करने के लिए पाकिस्तान आया हुआ था। तो इस बात को लेकर के भारत ने आपत्ति जाहिर की थी, पर रूस ने उस पर कोई बहुत ज़्यादा सही इशारा नहीं किया भारत के लिए। तो फिर भारत ने भी कहा कि ठीक है, अभी तक तो हम आपका साथ दे रहे थे यूक्रेन के मुद्दे पर, तो हम अभी तक आपके खिलाफ़ कभी नहीं बोले, हम चुप ही रहे हर जगह, लेकिन अब हम बोलेंगे। तो आपको बता दूं कि यूक्रेन के जो उप प्रधानमंत्री हैं, तो वो अभी 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और हमारे गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। तो कुल मिलाकर के इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि जो रूस पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है, तो हमने उसको एक चेतावनी दी है कि अगर हम यूक्रेन के साथ अपने संबंध बढ़ाएंगे तो आप एक बहुत बड़ा समर्थक खो देंगे, जो कि क्रीमिया के मामले में आपका समर्थन कर रहा था। तो यहाँ पर जब बातचीत हुई है, तो बातचीत में एमजे अकबर साहब और वहाँ के उप प्रधानमंत्री जो हैं स्टीफन कुबीव, उनके बीच जो बातचीत हुई, तो उसमें ये एक समझौता किया गया कि अगर क्रीमिया के मुद्दे पर भारत सपोर्ट करता है यूक्रेन का, तो यूक्रेन भारत की सेना के आधुनिकीकरण में जो कुछ भी आर्म्स यानी कि हथियार और जो कुछ भी नई प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होगी जो कि यूक्रेन के पास उपलब्ध हैं, तो वो उसे भारत को ज़रूर उपलब्ध कराएगा। तो ये एक तरह का डील हो रहा है भारत और यूक्रेन के बीच, क्योंकि यूक्रेन भी समझता है भारत की पोजीशन को। और दूसरी बात आपको बता दूं कि यूक्रेन 2005 में गए थे अब्दुल कलाम साहब, उसके बाद कोई भी यूक्रेन नहीं गया। अब आप सोचेंगे यूक्रेन मोदी जी क्यों नहीं गए? मोदी जी तो सारी दुनिया घूम आए। मोदी जी इसीलिए यूक्रेन नहीं गए क्योंकि अगर वो यूक्रेन जाते तो व्लादिमीर पुतिन इससे भड़क जाते और भारत के और रूस के संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते। तो इसी वजह से मोदी जी अभी तक यूक्रेन नहीं गए थे। अगली खबर ये है कि ट्रम्प सेट टू ब्लॉक रिफ्यूजीज रेस्ट्रिक्ट मुस्लिम विजिटर्स, यानी कि ट्रम्प इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं कि वो रिफ्यूजीज़ को यानी शरणार्थियों को ब्लॉक कर देंगे, आने नहीं देंगे। और मुस्लिम विजिटर्स यानी कि जो मुस्लिम बाहरी हैं जो आते हैं किसी भी वजह से अमेरिका, तो उनको भी प्रतिबंधित कर देंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा फ़ैसला उन्होंने लिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का फ़ैसले का सिर्फ मसौदा है, लेकिन अभी इस पर ट्रम्प जी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
तो बन तो गया है मसौदा, तो जाहिर तौर पे उनके निर्देशों पर ही बना है और उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे उनके अनुसार ही बना है, लेकिन अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने अभी कहा है कि अभी स्पष्ट नहीं है कि कब तक हस्ताक्षर होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप ये जान लीजिए कि जो मसौदा है तो उसकी जो सूचना निकल के सामने आ रही है वो क्या है। खबर ये है कि सीरिया के अलावा जो बाकी ऐसे देश हैं जहाँ से आने वाले लोग युद्धग्रस्त लोग हैं, और ऐसा मानना है डोनाल्ड ट्रंप का कि ये आकर के अमेरिका में बहुत सारी समस्या उत्पन्न कर देंगे। तो उन्होंने कहा है कि अगले 30 दिनों तक इनमें से एक भी आदमी को वहाँ पे आने ना दिया जाए। यानी इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन, इन 7 मुस्लिम देशों से उन्होंने कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति आना चाहते भी हैं तो उनका 30 दिन के लिए वीज़ा रोक दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बाकी जो रिफ्यूजीज़ हैं, यानी कि ये कहा गया है विजिटर्स के लिए, यानी 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता, चाहे वो जिस कारण से भी आ रहा हो। और बाकी 120 दिन के लिए कोई भी रिफ्यूजी नहीं आ सकते, यानी कि कोई शरणार्थी अगर अपने शरणार्थ लेने के लिए आने वाला है तो वो अगले 120 दिन तक नहीं आ सकते, यानी अगले 4 महीने उसको बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ जो पेंटागन है, जो कि अमेरिका का सैन्य केंद्र है, तो उसे कहा गया है कि 90 दिन के अंदर आप सीरिया के निकट कोई एक ऐसा क्षेत्र ढूंढो जहां पर सीरिया के सारे रिफ्यूजियों को ला करके इकट्ठा किया जा सके और उनका जो भरण पोषण है वहीं किया जा सके, ताकि वो अमेरिका आने की सोचें भी नहीं। और उनका, डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि सीरिया की समस्या को सीरिया में ही ख़त्म किया जाए, सीरिया में ही सॉल्व किया जाए, सुलझाया जाए, उसको अमेरिका नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये जो बैन उन्होंने लगाया है तो ये किसी मुस्लिम कंट्री के ऊपर नहीं लगाया है, बल्कि ये उन देशों पर लगाया गया है जिन्होंने भारी गलतियां की हैं। अब हालांकि वो कंट्री मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो इस वजह से उन पे बैन लग गया है, लेकिन मैंने मुसलमानों के ऊपर बैन नहीं लगाया है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से सफाई दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यूरोप में जर्मनी और उसके अलावा जिन देशों ने भारी संख्या में शरणार्थियों को अपने यहाँ लिया है वो बहुत बड़े मूर्ख हैं। उन्होंने डिजास्टर यानी कि एक प्रलयंकारी निर्णय लिया है और इससे आगे चल के उनके देश में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन देखिए कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कहा तो वैसे ही उन्हीं के देश में उनका विरोध होना शुरू हो गया। अमेरिका में ही कई सारे जो सामाजिक अधिकारों के संगठन हैं उन्होंने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति पे इस तरीके का आरोप लगाना, कि इस तरीके की गलत बातें करना, टिप्पणियां करना उचित नहीं है। इससे अमेरिका के मुस्लिम देशों के साथ जो संबंध है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वो इससे बहुत ज़्यादा दुखित होंगे। अब हालांकि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एक नक्शा दिख रहा है, तो अमेरिका और मेक्सिको के बीच का नक्शा है। और वो वहाँ पर एक आप लाइन देख रहे हैं, लाल पीली लाइन, तो ये लाइन वही है जिस पर एक दीवार बनाई जाएगी। हालांकि दीवार काफ़ी इलाकों में बन भी चुकी है, लेकिन वो कई सारे इलाकों में नहीं बनी है। हालांकि यहाँ कुछ दिया नहीं है कि पीले वाले इलाके में दीवार बन गई कि लाल वाले में बन गई है। शायद पीले वाले इलाके में दीवार बन चुकी है और जो लाल वाले इलाके हैं यहाँ दीवार बननी है, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेक्सिको ही बनवाएगा। और मेक्सिको वो क्यों बनवाएगा वो भविष्य में आपको बताऊंगा, अभी आप उसको सोचिएगा। और ये हुआ था कि मैक्सिकन प्रेसिडेंट, अभी मेक्सिको के राष्ट्रपति आना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, लेकिन ट्रंप ने उनको कहा कि अगर वो दीवार बनाने के समझौते के बिना यहाँ आना चाहते हैं तो उनको आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने अपना जो दौरा था वो रद्द कर दिया, क्योंकि बोले कि दीवार तो हम नहीं बनवाएंगे। अगली खबर दोस्तों ये है कि चाइना ओपन टू वर्क विद रशिया यूएस टू टैकल ग्लोबल चैलेंजेस, यानी कि चीन ने कहा है कि वो रूस के साथ काम करने को तैयार हैं और अमेरिका के साथ भी वो दुनिया भर की चुनौतियों से निपटने को तैयार हैं। यानी कि एक प्रकार से चीन ने ये कहा है कि वो अमेरिका और रूस दोनों के साथ मिलकर के दुनिया की चुनौतियों को सुलझाने के लिए तैयार है। तो आप ये देखिए दोस्तों कि अभी तक दुनिया के नक्शे पर जो सबसे ताकतवर 2 देश होते थे, तो सबसे पहले तो अमेरिका, फिर उसके बाद रूस, अब चीन भी उसमें शामिल हो गया है। यानी कि अभी तक ग्लोबल पुलिसिंग का काम जो कि चीन नहीं कर रहा था, और दुनिया भर के बहुत बहुत सारे इलाकों में जो सैनिक दखलंदाजी थी जो कि चीन नहीं कर रहा था, अब चीन वो करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे बात हो रही है उससे ये स्पष्ट हो गया है। तो ये बात कैसे हुई? हुआ क्या था कि अभी रूस के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री अभी मिले थे बीजिंग में और उन्होंने कुछ बातचीत की थी। उस बातचीत में दोस्तों ये बात निकल के सामने आई थी
कि चीन रूस और अमेरिका के साथ मिल करके एक ट्राईलेटरल पार्टनरशिप यानी कि एक त्रिपक्षीय साझेदारी करना चाहता है, जिसमें उसका ये कहना है कि दुनिया में जो समस्याएं हैं, खासकर आतंकवाद इत्यादि की जो समस्या है, तो उसको अब तीनों देश मिल करके निपटाएं, तभी जा करके अच्छा होगा। तो दोस्तों, चीन की जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम हुआ चुनिंग है, तो उन्होंने ये कहा है कि चूंकि यूएस, रूस और चीन तीनों ही सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं और विश्व में शांति, स्थिरता और विकास के लिए तीनों की ही बराबर जिम्मेदारी है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने बीच के संबंधों को और समझौतों को और ज़्यादा मजबूत बनाएं और एक साझेदारी के साथ सारी दुनिया में शांति फैलाने के लिए प्रयास करें। तो उससे साथ ही उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि जो बड़े देश हैं, खासकर जो यूएस है, तो उससे हमारे संबंध अच्छे हों और हम यूएस और रशिया को साथ लेकर के आगे आने वाली समस्याओं को, दुनिया भर की समस्याओं को फेस करें, यानी कि उनका मुकाबला करें। लेकिन दोस्तों, अभी एक बात और चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो आगे चल के रूस से दुश्मनी ख़त्म करेंगे और उससे दोस्ती करेंगे और इस तरीके से वो दुनिया भर की समस्याओं को निपटाएंगे। लेकिन इससे कुछ चीनी लोग इसलिए परेशान थे कि अगर रूस और अमेरिका मिल के काम करेंगे तो हो सकता है कि वो चीन को अपने कामों में दखलंदाजी ना करने दें। इसलिए चीन चाहता है कि वो रूस को भी अपनी तरफ रखे, अमेरिका को अपनी 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 तरफ रखे और साथ में मिल कर के इसलिए काम करे ताकि कहीं रूस और अमेरिका चीन के खिलाफ एक गुट बना करके खड़े न हो जाएं और ये सोचें कि अभी तक हमारी दुनिया में ताकत रही है तो वही बनी रहे और चीन हमारे काम में दखलंदाजी ना करे, यानी कि जो ग्लोबल पुलिसिंग, वैश्विक पुलिसिंग है, तो वो चीन के हाथ में किसी भी तरीके से ना आए। तो इस बात को लेकर के उन्होंने, विदेश मंत्री जो चीन की हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और रूस के साथ हमारे जो संबंध हैं तो वो किसी और देश के साथ अगर रूस के संबंध बन भी जाते हैं तब भी हमारे रूस के साथ संबंध ख़त्म नहीं होंगे, वो और ज़्यादा मजबूत बनते बनते जाएंगे। तो यानी उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि रूस अमेरिका के साथ मिल करके हमें पीछे करने की कोशिश करेगा, किनारे करने की कोशिश करेगा, तो ये गलत है। ऐसा रूस कभी नहीं करेगा, बल्कि रूस, अमेरिका और हमें साथ लेकर के ही कोई आगे की नई रणनीति बनाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार जो इसमें राजनीतिक निहितार्थ थे मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिए और ये आपको समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे जो डोनाल्ड ट्रंप की खुद की पॉलिसीज़ हैं और चीन का जिस तरीके से दुनिया भर में प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो ये स्पष्ट हो चुका है कि आगे चल के 4-5 सालों में चीन दुनिया में एक विशेष ताकत के रूप में उभरेगा। अब दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने, यूके की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्रेग्जिट से पहले उन्हें अपने सांसदों की अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी संसद में उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी। तो संसद में पक्के तौर पे उन्हें एक बहुमत प्राप्त करना होगा एक प्रस्ताव ला करके। तो उन्होंने अभी जल्दी में एक प्रस्ताव बनाया हुआ है और इसमें केवल 2 ही क्लॉज, 2 ही धाराएँ रखी गई हैं और सांसदों को कहा गया है कि तुरंत उसको पढ़ें और तुरंत उस पर अपना जो फैसला है वो तैयार कर लें ताकि हम जल्दी से सांसदों की वोटिंग करा सकें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मतलब उनके एक सेक्रेटरी ने ये कहा कि चूंकि जनता ने पहले ही जनमत संग्रह में अपनी बात को सामने रख दिया है, इसलिए हम ये आशा करते हैं कि जो ब्रिटेन के सांसद हैं वो जनता के खिलाफ नहीं जाएंगे, यानी कि वो ब्रिटिश सांसदों से ये आग्रह कर रहे हैं कि जनता ने जो कुछ ले लिया है निर्णय, आप कृपया उसके खिलाफ जा कर के ब्रेग्जिट को फेल मत कीजिएगा संसद में, नहीं तो लोग सड़कों पे उतर आएंगे, दंगा फसाद हो जाएगा और बहुत सारी कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब चूँकि सांसद भी इस बात को समझते हैं, लेकिन अब देखिए कि आगे चल के क्या होगा। और इसके अलावा यूके के संविधान यानी कि लिस्बन संधि का जो आर्टिकल 50 है, तो शायद मैं उसके बारे में 50 बार आपको बता चुका हूँगा कि आर्टिकल 50 क्या है। तो आप देख लीजिएगा एक बार खुद ही कि आर्टिकल 50(1) और 50(2) क्या है, इसमें 2-3 धाराएं हैं। तो हो सकता है कि इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनाए, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। अगली खबर दोस्तों ये है कि गाम्बिया सेलिब्रेट्स न्यू प्रेसिडेंट्स रिटर्न, यानी कि गाम्बिया के जो नए राष्ट्रपति हैं तो वो सेनेगल से वापस आ गए हैं और यहिया जमे साहब जो हैं तो भाग गए हैं। तो हालांकि भाग के जाएंगे कहाँ, अभी तो उनको नज़रबंद करके रखा जाएगा और उनसे काफ़ी पूछताछ की जाएगी। अब उनका क्या होगा वो भविष्य ही जाने। लेकिन अब वहाँ के जो नए राष्ट्रपति चुन के आए थे बैरो साहब, तो अब वो वहाँ पे शपथ ग्रहण करेंगे।
अगली खबर ये है, कैश विड्रॉल कर्व्स में बी लिफ्टेड बाय फरवरी एंड, यानी कि फरवरी के अंत तक नकदी निकालने की सीमा को उठाया जा सकता है। तो दोस्तों अभी आपको बता दूं कि अभी आप सिर्फ अपने बचत खाते से एक हफ्ते में 24,000 रुपये निकाल सकते हैं, और चालू खाते से एक हफ्ते में 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं, और एटीएम से एक बार में एक दिन में बस 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। तो इनसे तो आम जिंदगी तो मान लीजिए ठीक चालू हो गई है, लेकिन व्यापारी लोग अभी बड़े परेशान हैं, क्योंकि व्यापारियों का जो बहुत सारा लेना देना होता है वो लाखों में होता है। नंबर एक। नंबर दो ये है कि बहुत सारे जो बड़े सामान हैं, यानी कि जैसे कि गाड़ियाँ वगैरह हो गई, और बहुत सारे हार्डवेयर वगैरह के सामान, तो उनकी जो पेमेंट होती है तो वो भी आमतौर पे 50,000 1 लाख इसी दर पे होती है। तो लोगों के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि इन सब में लगा सके। तो ये जो उद्योग हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मार खा रहे हैं इस बात की, कैश की कमी की। दोस्तों अगली खबर ये है कि ग्रोथ इन इंडियाज़ ऑयल कंजम्पशन टू बी फास्टेस्ट बाय 2035, यानी कि 2035 तक भारत की तेल के उपभोग की वृद्धि दर सबसे तेज हो जाएगी। यानी कि इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप इस साल जितना तेल उपयोग करते हैं तो उसके अगले साल आप कितना तेल उपयोग करेंगे। तो जितना आप परसेंट ज़्यादा उपयोग करेंगे उतने ही परसेंट को कहते हैं वृद्धि दर, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है तेल के उपभोग में। तो भारत के संबंध में ये कहा जा रहा है कि चूंकि भारत जो है तो 2008 में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोग करता है। तो ऊर्जा उपभोग करता मतलब कि सिर्फ तेल से नहीं, तेल हो, कोयला हो, सोलर हो, विंड हो, किसी से भी उसने ऊर्जा प्राप्त की है। तो 2008 में उसने जापान को पीछे किया था, और चीन के बाद अब दूसरे नंबर पे दूसरा ऊर्जा उपभोग करता देश बन गया है। और साथ ही साथ तेल के मामले में अगर देखा जाए तो अब वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ चुका है, यानी कि अमेरिका और चीन के बाद अब दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा जो उपभोग करता देश बन गया है, भारत बन गया है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ऊपर भी मैंने बात बताई कि 2035 तक भारत जो है तो सर्वाधिक रूप से तेल के मामले में वृद्धि दर्ज करने वाला देश बन जाएगा। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमारी इस तरीके से तेल की आवश्यकता बढ़ेगी तो हमारे आयात पर भी बोझ बढ़ेगा। यहाँ पे अगली लाइन लिखी हुई है कि तेल की प्रोडक्शन के बावजूद, यानी कि हमारे देश में जो बॉम्बे हाई वगैरह तेल बनाते हैं तो वहाँ पे तेल की प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हुई है, बढ़ी है, तेल का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो उत्पादन है हमारे मांग के हिसाब से इतना कम है कि हमें अभी भी पूर्ण रूप से आयात पे ही निर्भर रहना पड़ रहा है। यानी कि हमारा जो 70 से 80% तेल का उपभोग होता है वो आयात के माध्यम से होता है, केवल अपने उपयोग का हम 20% ही पैदा कर पाते हैं। और दोस्तों यही बता दूं कि ये कहा गया है कि इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड इंक्रीज टू 9% बाई 2035, यानी कि जो पूरे विश्व में ऊर्जा की मांग है तो 2035 तक उसकी अकेले 9% मांग जो है वो सिर्फ अकेले भारत द्वारा की जाएगी, जो कि ब्रिक्स देशों में दूसरे नंबर पर होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा की मांग तब 2035 में की जाएगी वो चीन के द्वारा की जाएगी, यानी कि दुनिया की ऊर्जा की 26%, और फिर ब्रिक्स नेशंस में भारत की 9%, फिर रूस की 4% और ब्राज़ील की 2%। अगली खबर यह है कि इंडिया मस्ट रिवाइविंग गोल्ड माइंस, यानी कि भारत पुरानी गोल्ड माइंस, पुरानी सोने की खदानों के पुनरुद्धार के बारे में विचार कर रहा है। तो रिवाइव का मतलब होता है पुनरुद्धार करना, मल्स का मतलब होता है विचार करना। तो है क्या दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि भारत एक ऐसा देश है जहां प्रतिवर्ष सोने की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि हमें हर साल 900 टन से 1,000 टन तक सोने का आयात करना पड़ता है, तब जाकर के हम उस डिमांड को पूरा कर पाते हैं। तो दोस्तों हुआ यही है कि सरकार ने कहा है कि इतना सारा सोना मंगाने में हमारे देश की जो विदेशी मुद्रा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पुरानी सोने की खदानें थीं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में चल रही थीं लेकिन बाद में किसी वजह से बंद कर दी गई थी, उनको फिर से चालू किया जाए ताकि कुछ सोना वहाँ से प्राप्त हो, ताकि आयात ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों बता दूं कि जो पुरानी खदानें थीं तो उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई सोना नहीं है। और हम हर साल कितना सोना आयात करते हैं? हम हर साल आयात करते हैं 900 टन से 1,000 टन, ठीक। और हर साल हम पैदा कितना करते हैं अपने यहाँ वर्तमान में जो चल रही हैं खदानें उनसे 2 से 3 टन, यानी कि 900 हमको चाहिए और हम पैदा कर रहे हैं 2 से 3 टन मात्र।
हालांकि अब अगर हम इसको नई सारी खदानें खोल भी देते हैं तो हो सकता है कि 30-35 टन, इससे ज़्यादा तो हमारी प्रोडक्शन फिर भी नहीं जाएगी, और उसके बावजूद भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात करते ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये बता दूँ कि हर साल तकरीबन 30 अरब डॉलर यानी कि 30 बिलियन डॉलर का हम सोना आयात करते हैं। और ये जो खदानें खोली जाएंगी इसमें सिर्फ मात्र 2.1 बिलियन डॉलर का ही डिपॉजिट यानी कि भंडार है। तो अगर 2.1 बिलियन डॉलर का भंडार हमें मिल जाता है, और खोदने में भी उसको खर्चा लगेगा, ध्यान रखिएगा, तो ले दे करके अगर आप उसका खर्चा निकाल दे तो ये 1 बिलियन डॉलर के आसपास बैठेगा। तो मतलब सोचिए कि 30 बिलियन डॉलर का हमें हर साल आयात करना पड़ता है, तो उसमें अगर 1 बिलियन डॉलर कम हो जाएगा तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो पर फ़र्क तो बहुत नहीं पड़ेगा, पर मान लीजिए हो गया ऊँट के मुँह में जीरा ही सही, कुछ तो मिल ही रहा है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के नाम लिखे थे। तो भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड जो है, तो वो क्या करती है, वो देश में सोने की खदानें खोदने का काम करती है। और हालांकि दोस्तों ये जो खुदाई होगी तो इस पे भी अभी बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ है, क्योंकि केंद्र और राज्य में इस पे लेकर के झगड़ा चल रहा है। उसके पीछे वजह ये है कि जो इसके सरफेस राइट्स होते हैं खदान के, यानी कि खदान के जो भूमि के अधिकार होते हैं, तो वो तो एक तरीके से केंद्र के पास होते हैं, क्योंकि खदान के मामले में केंद्र का एक अधिकार होता है, लेकिन वहाँ पे खुदाई करने का जो लाइसेंस है वो राज्य की सरकार देती है। तो राज्य की सरकार कई बार अड़ंगा लगा देती है कि इस वजह से हम खुदाई का लाइसेंस यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, फलाना है ढिकाना है। हालांकि उसमें राज्य को रॉयल्टी प्राप्त होती है, जो कुछ भी वहाँ से खोद के निकाला जाएगा उसमें राज्य को रॉयल्टी प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी कई सारे मामले आके खड़े हो जाते हैं, और भारत देश में तो ऐसे भी होते रहते हैं। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि ईरूला स्नेक कैचर्स रिक्रूटेड टू हंट पाइथन्स इन यूएस वेटलैंड, यानी कि यूएस की आर्द्र भूमियों में पाइथन अर्थात बड़े बड़े अजगरों को पकड़ने के लिए इरूला जनजाति के लोगों को रिक्रूट किया गया है, भर्ती किया गया है। तो दोस्तों इरूला जनजाति के लोग कौन है, तो दरअसल इरूला जनजाति के लोग तमिलनाडु में रहने वाले वो लोग हैं जो कि पाइथन्स यानी कि अजगरों को पकड़ने के लिए माहिर माने जाते हैं, और ख़ासकर बर्मी अजगर, बर्मीज़ पाइथन जो कहलाता है, उसको पकड़ने के लिए माहिर माने जाते हैं। आपको पता होगा कि यूएस का जो फ्लोरिडा राज्य है तो वहाँ पे काफ़ी दलदली इलाका है, और वहाँ पे बर्मीज़ पाइथन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और वो अक्सर लोगों के घरों में घुस जाते हैं। तो ये सब मैंने डिस्कवरी चैनल में देखा था, आपने भी देखा होगा। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि अक्सर कई सारे लोग एक बड़ा सा संगठन बना करके ये इन पाइथन्स को, अजगरों को पकड़ने का काम करते हैं, लेकिन अब उनकी कमी होती जा रही है। इसलिए भारत से इरूला जनजाति के लोगों को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इरूला जनजाति, हो सकता है पूछ ले कि ये कहाँ की है, तो इरूला जनजाति के लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है, भर्ती किया गया है, और वो जा कर के अब बड़ी तेज़ी से वहाँ पे सांपों को पकड़ने का कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि स्मार्ट ग्लासेस दैट ऑटोमेटिकली फोकस ऑन व्हाट यू सी, यानी कि एक आपने देखा होगा कि सब कुछ आज स्मार्ट हो रहा है, आजकल फ़ोन भी स्मार्ट हो गया, और तो अब शहर भी स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, तो छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी चीज़ तक सब स्मार्ट हो रही है। तो चश्मों को ही स्मार्ट बनाने की कोशिश की गई है। तो ये स्मार्ट ग्लासेस दैट ऑटोमेटिकली फोकस ऑन व्हाट यू सी, यानी कि ऐसे स्मार्ट चश्मे जो कि अपने आप ही उन चीज़ों पे फोकस कर लेंगे जिन्हें कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हम चश्मे क्यों लगाते हैं। चश्मे तब लगाते हैं कि हमारे आँख में जो कॉर्निया होता है तो वो एक तरीके का लेंस होता है। तो आँख का जो लेंस होता है तो वो जब आप किसी भी वस्तु पे अपने नेत्र को, नज़र को केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, तो उसके हिसाब से वो अपने कर्वेचर को यानी कि अपने वक्र को बदल लेता है। तो उसकी जो फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ है वो बदल जाती है। इससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ स्पष्टता से दिख पाती है। जब कभी आँख में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो वो फोकस दूरी सही तरीके से आँख में समंजित नहीं हो पाती, यानी कि जो हमारे आँख का लेंस होता है वो इस तरीके से फैल या सिकुड़ नहीं पाता है कि वो उस नई फोकस दूरी को बना सके जिसको कि आप देखना चाहते हैं। अब होता क्या है, इस चक्कर में इंसान को सही तरीके से दिखाई नहीं देता। तो जो चश्मे बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि वो इंसान को उसको सही फोकस दूरी बनाने में मदद करें, यानी कि आँख का लेंस जो नहीं बना पा रहा है तो कांच का लेंस बना करके लगा दिया जाता है जो कि एक सही फोकस दूरी करता है। लेकिन आपको बता दूं कि इससे एक बड़ी समस्या जो ये उत्पन्न होती है वो ये है कि कई बार ऐसे लोग जो कि पास की वस्तुओं और दूर की वस्तुओं दोनों को ही देखने में असक्षम होते हैं, खासकर ये बूढ़े लोगों के साथ होता है। तो क्योंकि उनका जो आँख का लेंस है वो बिल्कुल से काम करना बंद कर देता है।
तो उनको जब पास की चीज़ पढ़नी होती है तो दूसरा चश्मा, जब दूर की चीज़ पढ़नी देखनी होती है तो दूसरा चश्मा, इस तरीके के चश्मों की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया, पड़ती है कि नहीं वो तो चश्मा लगाने वाले ही जानते होंगे। तो ये जो नया स्मार्ट चश्मा है इसमें क्या ख़ास है, इसमें ख़ास बात ये है दोस्तों कि इसका जो कांच है तो दरअसल पे कांच की बजाय यहाँ पर ग्लिसरीन का एक लेंस लगा होगा, यानी कि कांच का लेंस ना होकर के ग्लिसरीन का लेंस लगा होगा। और जो ग्लिसरीन है आपको पता है कि वो एक रंगहीन एक गाढ़ा द्रव होता है, तो जिसके आर पार आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये ग्लिसरीन का जो द्रव होगा तो इसको एक प्रकार की ऐसी मशीन के साथ सेट किया जाएगा कि आप जिस चीज़ पर भी अपनी नज़र केंद्रित करेंगे तो उस मशीन के द्वारा ऐसे सिग्नल्स जाएंगे जो कि वो बताएंगे मशीन को कि इस ग्लिसरीन की जो परत है, ग्लिसरीन का लेंस है, तो इसकी वक्रता को, इसके आकार को इतना टेढ़ा कर दिया जाए कि फोकस दूरी उस हिसाब से बदल जाए कि इस आदमी को वो चीज़ का चित्र सही तरीके से दिख पाए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों वो क्या है कि इसमें लेंस जो है वो ग्लिसरीन का होगा, तो फ्लेक्सिबल होगा, यानी कि अपने आप सिकुड़ भी सकेगा, फैल भी सकेगा। कांच का लेंस ना सिकुड़ सकता ना फैल सकता, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहता है, इसीलिए चश्मा बदलना पड़ता है। लेकिन ग्लिसरीन का लेंस अपने आप को बदल सकेगा। इसमें दोस्तों जो है एक बैटरी लगी होगी जो एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे काम करेगी, और जैसे ही आप किसी भी वस्तु पर अपनी नज़र केंद्रित करेंगे तो मात्र 14 मिली सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड होता है दोस्तों 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा, तो यानी कि 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा 1 मिली सेकेंड, तो सिर्फ मात्र 14 मिली सेकेंड। तो अगर सेकंड को आप 1000 हिस्सों में तोड़ दें तो सिर्फ उनमें से 14 हिस्से ऐसे जो कि वक्त लेंगे, यानी कि बहुत कम होता है दोस्तों, पलक झपकाने से भी कम। इतने वक्त में ही ये जो है अपनी प्रतिक्रिया देगी, और जिस चीज़ पे भी आप अपनी नज़र केंद्रित करेंगे तो उतनी ही दूरी का फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी वाला चश्मा तैयार करके आपके सामने, आपकी आंखें सामने रख देगी और आप उसको आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों इसके पीछे जो कुछ था मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा विस्तार से बताया। इसके अलावा आज के अखबार में और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से आज के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। तो मित्रों जो कोई भी नए यहाँ पर आए हैं विजिटर्स तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। और कल एक गलत खबर छप गई थी द हिंदू के बारे में, जिसके संबंध में मुझे एक मित्र ने अभी जानकारी दी कमेंट करके। उन्होंने बताया कि जो भ्रष्टाचार इंडेक्स है जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि उसमें भारत को चीन और ब्राज़ील के साथ 40वें नंबर पे रखा गया है, तो उन्होंने ये बताया कि दरअसल पे वो खबर गलत छपी है हिंदू में। असली खबर ये है कि 40 अंक प्राप्त हुए हैं भारत को, जबकि भारत का स्थान 79वां यानी 79th है। तो ये आप सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि अब मुझे नहीं पता था कि हिंदू में भी गलत खबर छप जाती है। एक आध बार मैंने खुद पकड़ा है लेकिन अक्सर नहीं पकड़ पाते हैं, दूसरे स्रोत हम नहीं देखते हैं तो गलती हो जाती है। तो दोस्तों जब हिंदू ने ही गलत छाप दिया तो मैं तो ट्रांसलेट कर रहा था, तो गलत होना ही था, उसमें मेरी कोई गलती तो है नहीं। तो चलिए दोस्तों जो कुछ भी था उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई गलती हो तो आप लोग खुद भी उसके लिए देखते रहिए यार और मुझे बताते रहिए ताकि मैं भी अपनी भूल सुधार कर सकूं। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।